तो पिछले के लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू मेक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स एंड फ्यू बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली है। आज हम अपने लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम बेसिकली कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अपने 2 लेक्चर्स को पीछे जाके चैनल पे देखें। तो देखिए today's topic is सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हम लोग क्लास 11th में 2D में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइंस में, और इसी को हम अब यहाँ देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसके प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिकल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं। वन इज इंटरनल डिवीजन, जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली कुछ रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमने फर्स्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो पोजीशन वेक्टर की बात हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में की जाती है, और जितने भी स्पेस में या प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो हमेशा हम उसके पोजीशन वेक्टर की ही बात करेंगे। तो सी हियर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, पॉइंट ए, और इसका मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दूँ ए वेक्टर। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ, पॉइंट बी, उसका मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दूँ पॉइंट बी वेक्टर। तो बेसिकली ये जो ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर है, वो क्या है, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर है। मीन्स आपको उसको क्या करना होगा, ओरिजिन से क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। You have to basically join this with origin. This is, suppose this is point A here and this is point B here. Okay, let me erase it. ये आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया। तो ये जो लेंथ होगी, ये OA जो होगा, दिस OA vector is basically A vector and OB vector is basically B vector. Position vectors of point A and point B. Position vector of point A and B located in the plane. तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनेगी, और एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास सी, जो कहीं पे लाई करता है। इस सी का पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल सी वेक्टर, और ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में। मतलब कि हमको AC डिवाइडेड बाई CV क्या दिया हुआ है, m/n। दिस इज गिवन। तीनों पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर पता है, तीनों पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर पता है। तुमको पता करना है कि पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ए और बी के पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कितना होगा। दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू अस। नाउ इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, तो ये क्या मिल जाएगा, NAC इज इक्वल टू MCV वेक्टर। दिस इज बेसिकली वेक्टर्स, और AC और CV क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। आपको मैंने बताया था कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा क्या होगा, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है -C वेक्टर, इसका कितना है, -A वेक्टर। यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है, B, तो B वेक्टर, और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये NC वेक्टर -NA वेक्टर, MV वेक्टर -MC वेक्टर। अब C वेक्टर का हमको चाहिए तो उधर ले जाके कॉमन ले लेंगे C वेक्टर, तो ये आपको देगा M+N, और इस टर्म को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये देगा आपको MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। यहाँ से C वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइड बाई M प्लस N वेक्टर। तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C in terms of position vector of A and position vector of B, and also in terms of M and N, where M and N are the ratio in which the point C is dividing the line AB। तो ये इंटरनल डिवीजन हुआ क्योंकि पॉइंट C इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और ये स्मॉल c वेक्टर क्या है, अगर इस C को आप ओरिजिन से मिला दीजिए, C को अगर आप ओरिजिन से मिला दीजिए, दिस लाइन ओरिजिन से मिला दीजिए, तो ये आपको क्या दे देगा, पोजीशन वेक्टर दे देगा। ओके, लेट मी ड्रॉ इन द नीट पेज।
यहाँ पे मैं बेसिकली ऐसे बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज वन लाइन, दिस इज ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर इज स्मॉल ए, दिस इज बी वेक्टर और पॉइंट बी, पोजिशन वेक्टर इज स्मॉल बी, और यहाँ पे आपका क्या है, एक पॉइंट है सी। तो सी पॉइंट का भी अपना एक पोजिशन वेक्टर होगा, दिस इज पॉइंट सी हैविंग पोजिशन वेक्टर स्मॉल सी। यहाँ से हमारा सी वेक्टर क्या आया, दिस इज एम एंड दिस इज एन, m into b vector plus n into a vector divided by m plus n. This is known as internal division. इंटरनल डिवीजन। और सेम इसी तरह ये पॉइंट P क्या हो सकता है, पॉइंट P क्या कर सकता है, ये पॉइंट C की बात करें, पॉइंट C AB को एक्सटर्नली भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी इसका हो सकता है। तो उस समय क्या होगा, देखिए अगर मैं ये लाइन ले लूँ A, किस पॉइंट से मिलकर बनी ये लाइन, A और B से, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट C, इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c। अब ये लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है m/n रेशियो में। तो m/n रेशियो में अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, m, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी n। ओके, तो यहाँ पे अभी भी AC/CB का रेशियो कितना है, m/n है। तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आता है, C वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर divided by m minus n. So this is the position vector of point C which is dividing the line AB externally in the ratio of m/n, और यहाँ पे बीच में एक नेगेटिव लगता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये बेसिकली था सेक्शन फॉर्मूला, ये हम लोग ने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा है। अब आइए कुछ इस पे एग्जांपल्स देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, आई एम टेकिंग वन ट्राइंगल and that is basically A, B and C। इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। अब मैं इनके मिड पॉइंट्स ले लेता हूँ, इनके अगर मैं मिड पॉइंट्स ले लो तीनों साइड्स के, these are the mid points, this is E, this is F and this is G। ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो हम मिड पॉइंट्स के भी पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, E का पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखना चाहें ई पॉइंट का, तो वो कितना हो जाएगा, ए और बी के टर्म्स में बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए प्लस बी वेक्टर बाई 2। सिमिलरली एफ का भी हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं ए और सी के टर्म्स में, ए प्लस सी बाई 2, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंड जी का भी हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, दैट इज बी प्लस सी बाई 2। इन तीनों पॉइंट के हमको पोजीशन वेक्टर मिल गए। और अगर मैं ई से एफ को ज्वाइन कर दूं इसको, तो हमको पता है, ये हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है थेल्स थ्योरम में, कि अगर दो ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिलाइए तो वो बेस के हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। ये चीज हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे पास ई का पोजीशन वेक्टर है, एफ का पोजीशन वेक्टर है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ई एफ निकाल सकते हैं, ई एफ वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ई एफ वेक्टर क्या होगा, एफ के पोजीशन वेक्टर में से ई का पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज ए प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। यहाँ से देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, c बाई 2 माइनस b बाई 2 बचेगा, मतलब c माइनस b बाई 2 बचेगा, c माइनस b बाई 2। ये हम कह सकते हैं हाफ c वेक्टर माइनस b वेक्टर, हाफ c वेक्टर माइनस b वेक्टर, और इट कैन बी रिटन एज c वेक्टर माइनस b वेक्टर डिवाइड बाई 2। ओके, और ये किसके बराबर है, अगर हम bc निकालें, bc मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका क्या है, c माइनस बी इज बी सी वेक्टर। तो ये आ गया। तो ई एफ आपका क्या है, यहाँ पे ई एफ जो आया वो हाफ ऑफ बी सी वेक्टर है, हाफ ऑफ बी सी वेक्टर आ गया। मीन्स ई एफ जो है वो क्या है, मल्टीपल है बी सी का। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई एफ इज अ
मल्टीपल ऑफ BC। सो अगर इसका मल्टीपल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC। EF इज पैरेलल टू BC। तो ये बेसिक थेल्स थ्योरम जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था उसको हमने सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब इसका एक एप्लीकेशन और देख सकते हैं जो हमने अपने पिछले इलस्ट्रेशन में बात की, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि ये A पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, B पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, C पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, और ये सब क्या थे, इनके मिड पॉइंट्स थे। दिस इज E, दिस इज F एंड दिस इज D। E, F एंड D। तो अभी हमने देखा कि EF इज पैरेलल टू BD। अगर मैं इसको भी मिला दूं, F से मैं D को ज्वाइन कर दूं, तो देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, एक 4 साइड फिगर बनते हुए दिख रहा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको हम देखिए पैरेललोग्राम भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? D का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, डिवाइड बाई 2। तो अगर हम BD वेक्टर निकालें तो BD वेक्टर क्या होगा, पॉइंट D के पोजीशन वेक्टर में से B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस B वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो दिस इज बेसिकली C वेक्टर माइनस B वेक्टर डिवाइड बाई 2। और अभी हमने EF वेक्टर भी यही निकाला, दैट इज हाफ ऑफ C वेक्टर माइनस B वेक्टर। देखिए EF और BD दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। EF और BD क्या आ रहे हैं, दोनों सेम, मतलब ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला है, ये EFDB ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल हैं और सेम वेक्टर भी आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब सेक्शन फॉर्मूला का एक और एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, दैट इज सी है, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। Again, I am interested to find out the centroid of a triangle with the help of section formula। तो centroid आपको पता है क्या होता है, point of intersection of medians, point of intersection of medians। तो ध्यान से देखिएगा, this is A with position vector A, B with position vector B and C with position vector C। अब अगेन हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज E, F एंड D। ओके, अभी हमने प्रूव किया कि EF किसके पैरेलल होता है, EF इज पैरेलल टू BD। EF इज पैरेलल टू BD। ओके, या यहाँ पे EF बनाने की जरूरत नहीं है हमको, इसको रख कर देते हैं। Here we are interested to talk about medians। तो एक मीडियन क्या होगा, AD, एक मीडियन क्या होगा, BF, और एक मीडियन क्या होगा आपका CF। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आपका सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। और मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय G। तो D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताइए, मिड पॉइंट फॉर्मूले से B प्लस C/2, F का कितना होगा, A प्लस C/2, और E का कितना होगा, A प्लस B/2। तो हमको इन तीन पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, ए बी सी के टर्म्स में सेंट्रॉइड को भी कोऑर्डिनेट कर लीजिए, या पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में चीजों को निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मींस BG is to GF is always equal to 2:1। तो ये 2 होगा और ये क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 2 और 1 होगा, तो हमको B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, F पॉइंट का पोजीशन, मैं किनारे आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन लगा सकते हैं,
जैसे बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया आपका एफ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2, बीच में एक पॉइंट मिल गया जी जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो। तो ये वैल्यू को हम m मान सकते हैं, इस वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं n। और अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरनल डिवीजन को अप्लाई करते हैं। तो जी वेक्टर, जी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा अगर वो हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a vector plus c vector divided by 2, and it is internal division, so we have to use plus sign 1 into b vector whole divided by m plus n, that is 2 plus 1, that is 2 plus 1। और इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या दिखता हुआ मिल रहा है कि जो जी वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, वो कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी a plus b plus c by 3। so this is the position vector of centroid of a triangle in terms of a, b and c, where a, b and c are the position vectors of the coordinates or of the vertices of the coordinates of a triangle। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने ट्राइंगल की बात की, that is a, b, c, these are its midpoints, e, f and d। अगर यहाँ पे हमने एक क्या किया था, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, नॉट एल्टीट्यूड, मीडियन ड्रॉ किया था, ओके, डी, ई एंड एफ। तो इसका सेंट्रॉइड आया जी। अगर आप इन तीनों के मिड पॉइंट को भी अगर मिला देते हैं, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑल्सो, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑल्सो, ऐसे अगर आप मिला देते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको और बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ई एफ एंड डी। एंड ट्राइंगल ई एफ एंड डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों का सेंट्रॉइड क्या होगा? सेम, हैव सेम सेंट्रॉइड। दोनों का सेंट्रॉइड क्या है? सेम, दैट इज जी। एंड जी इज व्हाट? जी इज a प्लस बी प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। और आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें आप और देखना चाहें तो अगर आप, ये इसका मिड पॉइंट होगा ई एफ का, ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा। अगर आप इन दो को तीनों पॉइंट को भी मिला देते हैं तो यहाँ से फिर एक ट्राइंगल बनेगा आपके पास, सपोज एक्स वाई एंड जेड। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड also have same centroid, also have same centroid, that is G। तो जितने भी आप यहाँ पे मिड पॉइंट्स को मिला के ट्राइंगल्स बनाते जाएंगे, उन सब का सेंट्रॉइड क्या होगा? सेम होगा, all have same centroid। So this is, all these things are totally based on the applications of section formula. Only we are using section formula for deriving all these things. Now let me take another illustration. Illustration is that we have to prove diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इसको प्रूव करते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। इसके पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर एंड स्मॉल डी वेक्टर। ये इनके क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स हो जाएंगे। ओके, ये इनके डायगोनल हो गए। इस पॉइंट पे ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे और ये क्या कह सकते हैं? बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? डी सी वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स बराबर होंगे। ए बी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाइए और सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाइए। डी को उधर बुला लीजिए, बी प्लस डी वेक्टर, सी को उधर, ए को उधर भेज दीजिए, सी प्लस ए वेक्टर। और अब क्या करिए, दोनों साइड
2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखिए ये किसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा जहाँ पे दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये किससे आया, बी से आया और डी से आया, बी प्लस डी बाई 2, मतलब ये किसका है, ओ का है। और ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, ये कैसा बन गया, जब मिड पॉइंट का। और यहाँ से भी इसका मतलब चाहे कोई भी डायगोनल लीजिए, चाहे आप AC लीजिए चाहे BD लीजिए, जो O का पोजीशन, O का कोऑर्डिनेट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इट इज कमिंग आउट टू बी सेम और इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला का एक फॉर्म यूज किया, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 1:1 में अगर इंटरनली डिवाइड करने लगे तो वो सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन है तो वो सेक्शन फॉर्मूला ही। देखिए सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हमने यहाँ पे प्रूव किया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। The thing which we have to prove is this: line joining the midpoints of a quadrilateral, line joining the midpoints of a quadrilateral forms a parallelogram. अगर क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमेशा क्या बना ले जाता है, पैरेललोग्राम। तो ये एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटर लेते हैं, 4 साइडेड। एक हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, नेम इट, टेक इट A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, define their position vectors also, define their position vector, A vector, B vector, small c vector एंड स्मॉल d vector। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, सबके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं। अगर आप सबके मिड पॉइंट को मिला दें, सबके मिड पॉइंट को मिला दें तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूव करना है। तो सपोज दिस इज H, दिस इज G, दिस इज F एंड दिस इज E, और ये मिड पॉइंट है तो सबके हमको क्या पता है, सबका हमको पोजीशन वेक्टर भी पता है। H का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से A प्लस बी बाई 2। E का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, A प्लस डी बाई 2। एंड F का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, C प्लस डी बाई 2। और G का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2। तो हमने सारे मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर क्या किए, फाइंड कर लिए। सारे मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आप कोई दो वेक्टर निकाल लीजिए, जैसे HE वेक्टर निकाल लीजिए, E वेक्टर निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, E पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हमको H पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होगा। तो वो क्या होगा, A प्लस डी वेक्टर बाई 2 माइनस E का, सॉरी यस, E माइनस H, तो A प्लस बी बाई इन ब्रैकेट बाई 2। तो A बाई 2 कट गया, यहाँ से क्या आ गया, D माइनस डी बाई 2। इसी तरह HE के अपोजिट साइड कौन है, GF। तो GF निकाल लीजिए F पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से, दैट इज C प्लस डी बाई 2 माइनस G का पोजीशन वेक्टर, दैट इज B प्लस C बाई 2। तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, C बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी आ गया ये D माइनस B बाई 2, D माइनस B वेक्टर अपॉन 2। देखिए यहाँ से HE और GF वेक्टर जो है दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, सेम है, पैरेलल है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम। सिमिलरली आप GH और FE निकाल के देख सकते हैं, दोनों यहाँ से भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। आगे भी हम लोग और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर वेक्टर्स, और इसमें मैं एक रिजल्ट आपको डिराइव कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा है बचपन में कि जब एक से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन में लाई करते हैं तो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स या कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू फॉर्म किया गया ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए सपोज, एंड दीज आर समवॉट
said to be parallel vectors also. तो अगर आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर और उसके पैरेलल में आपको एक वेक्टर दे दूं और मैं बोलूं ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो हर पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो ये जरूरी नहीं है। इनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा सेम होगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक वेक्टर ले लूँ ये ए वेक्टर और एक वेक्टर ले लूँ ये बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड मैं बोल दूँ 2 यूनिट, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो कोलिनियर वेक्टर्स में वेक्टर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर मैं ए और बी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ए और बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और कोलिनियर भी हम इसको कह सकते हैं, कोलिनियर भी है। तो ए और बी का डायरेक्शन तो सेम है, दे हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन इज सेम बट their magnitude is not same. So if you want to establish a mathematical relationship, so it will be in the terms of its magnitude. तो कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगी किसके टर्म्स में होगी, इसके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही होगी। तो देखिए क्या करेंगे, ये ए वेक्टर जो है और ये हमारा जो क्या है बी वेक्टर, अब इस बी वेक्टर का कुछ हिस्सा है, अगर ए वेक्टर में हम क्या करें, किसी भी वेक्टर को ए वेक्टर अगर हमारे पास है तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, 2a वेक्टर बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर, मतलब 2 एक स्केलर है जो कि ए वेक्टर में मल्टीप्लाई हुआ। ऐसा करने से क्या होगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है तो कितना हो जाएगा, 10। तो किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करके हम उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा भी सकते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को घटा भी सकते हैं। अगर आप नेगेटिव रख दें या 0 पॉइंट समथिंग रख दें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ फिगर से आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर तो है नहीं, तो हम ए वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड हियर लैम्डा इज अ पैरामीटर, लैम्डा इज अ पैरामीटर। यहाँ लैम्डा क्या होगा, चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा। यहाँ ऑब्वियसली बात है लैम्डा की वैल्यू कम होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, तभी इसका कुछ मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स में मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ओके, बिकॉज they have the same direction but it is not necessary that they always have the same magnitude. तो कभी भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होंगे तो उनके बीच में ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेगी ही करेगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ओके। नोट पॉइंट और देखते हैं, कभी भी मान लीजिए आपको इस तरह का इक्वेशन मिले, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, कभी भी ये इक्वेशन आपको मिले तो देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर निकाल लीजिए, ए वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू, यस ओनली दिस मच होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई क्या है, स्केलर्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज minus x is scalar, y is scalar, so minus y upon x is also a scalar. So this can be written as a is equal to lambda into b vector. देखिए हम अगेन इस तरह की रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो a और b वेक्टर है वो क्या है, स्केलर है, कोलिनियर है, क्योंकि a इज इक्वल टू लैम्डा भी हम कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ से a की वैल्यू आप निकालें, यहाँ से आपकी b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू ए वेक्टर। तो अब यहाँ से b को क्या ले सकते हैं, b को ले सकते हैं क्योंकि माइनस एक्स अपॉन वाई का रेशियो अभी भी क्या होगा, एक स्केलर ही देगा, तो b वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, स्केलर। तो कभी भी कोई रिलेशन अगर आपको इस तरह की गिवन है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो वो हमेशा क्या होंगे, ये किसकी फॉर्म है, दीज आर बेसिकली फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, बेसिकली ऑलवेज फॉर कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो आपको याद रखनी होगी, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे उस पर, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरह दिए होते हैं कि ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर कहिए, या एक्स ए वेक्टर
प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 करिए। ये सारे नोटेशंस हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोलिनियर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोलिनियर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अभी हमने निकाला था ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू ए वेक्टर। अगर इसमें ये वेक्टर दोनों कोलिनियर नहीं होते, या मैं कहूँ कि अगर x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाए, y की वैल्यू यहाँ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये अनडिफाइंड हो जाएंगे। अनडिफाइंड हो जाएंगे मतलब ये कोलिनियर नहीं रह जाएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर वन स्टेटमेंट कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. दिस इज a representation for any collinear vectors and a vector and b vector are non-zero non-collinear, non-zero non-collinear। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस में कैसे लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो, ए और बी नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, नॉन कोलिनियर वर्ड आ गया। कैसा वर्ड आ गया, नॉन कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर कब नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेगी, क्योंकि हमने यहाँ से देखा है अगर कोलिनियर नहीं है तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं करेगी। और रिलेशनशिप स्टेब्लिश कब नहीं करेगी, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में लिखे हुए मिलेंगे। तो जब भी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर लिखे और ये फॉर्म हो तो समझ जाइए इट इज ओनली possible, it is only possible, this type of statement is only possible when x is equal to 0 and y is equal to 0, when x is equal to 0 and y is equal to 0। क्योंकि यहाँ कोलिनियर ना लिख के उन्होंने क्या लिखा है, नॉन कोलिनियर। और अगर ये वेक्टर कोलिनियर होंगे a और b तो x और y कभी 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि x और y 0 हुए तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो x और y 0 हो सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट आपको लिखे हुए प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चंस में, मेंस के क्वेश्चंस में आपको काफी जगह मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस में। तो आप जान जाइए ये कभी भी लिखा है तो आप सीधे x को 0 और y को 0 पुट करिए, आपका आधा काम वहीं से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।